नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में अब दिवाली के बाद 33,114 ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। इन उपचुनावों के बाद राज्य की 4,843 ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा और पहले 15 अक्टूबर तक उपचुनाव करवाने की तैयारी थी, लेकिन अब चुनाव कार्यक्रम दिवाली के बाद तय किया जाएगा। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग नए सिरे से प्रस्ताव भेजेगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को छोड़कर पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्यों के 55,587 पदों पर चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन ग्रामीणों की रुचि कम होने के कारण 33,000 से अधिक पद खाली रह गए थे। तो अब कितनी पंचायतों का अभी तक गठन नहीं हुआ है, वो आपको जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर देहरादून में 117 पंचायतें हैं जिनका गठन नहीं हुआ है। पौड़ी गढ़वाल में 819 पंचायतें ऐसी हैं। उत्तरकाशी में 303 ऐसी पंचायतें हैं। अल्मोड़ा की अगर बात करेंगे तो 925 पंचायतें हैं और पिथौरागढ़ में 378 ऐसी पंचायतें हैं जिनका की गठन अभी तक नहीं हो पाया है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि देहरादून में जिस तरीके से 117 है और उसी के साथ साथ ये आंकड़े जो है वो लगातार यहाँ पर सामने आते नजर आ रहे हैं। और अगर हम चमोली में बात करेंगे तो 448 ऐसे पंचायतें हैं जिनका गठन नहीं हुआ है। नैनीताल में 330 है। उधम सिंह नगर में 98 ऐसी पंचायतें हैं जिनका गठन नहीं हो पाया है। वहीं अगर हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल की तो 680 पंचायतें हैं। बागेश्वर में 272 हैं। चंपावत में 265 हैं और रुद्रप्रयाग में 208 ऐसी पंचायतें हैं जिनका की गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि ये दीपावली के बाद जो है इनका गठन हो सकता है और इन पर पंचायत सदस्यों के पदों पर उपचुनाव करवाए जा सकते हैं। हालांकि पहले भी कई बार चुनाव हुए, लेकिन इस बार ये चुनाव जो है थोड़े से और आगे इनकी तिथियां बढ़ा दी गई हैं। पहले 15 अक्टूबर को ये उपचुनाव होने थे, लेकिन अब ये तिथि जो है ये कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं दीपावली के बाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे शिव नारायण कुछ ही देर में। पहले आपको जो पूरी जानकारी दे दें कि यहाँ पर पंचायती राज सचिव जो हैं चंद्रेश कुमार, उन्होंने भी इसको लेकर पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। बिल्कुल उन्होंने इस हवाले से जानकारी दी है। तो चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं शिव नारायण। शिव, आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर पहले 15 अक्टूबर को उपचुनाव होने थे, लेकिन अब ये तिथियां जो हैं वो आगे बढ़ा दी गई हैं। अब दीपावली के बाद ये उपचुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? जरा पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बताना चाहूँगा जिस तरीके से त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए थे तो उसमें ये कुछ जो थे लगभग 33,000 ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर जो अब दोबारा उपचुनाव होंगे, जिसमें दिवाली के बाद एक तिथि रखी गई है। उसके दिवाली के बाद जो है 33,114 ग्राम पंचायत सदस्यों के जो चुनाव होंगे, जो पहले अक्टूबर में होने थे, लेकिन अब उनको दिवाली के बाद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इन क्षेत्रों में लोगों ने जो दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इसलिए अब इनको दोबारा दिवाली के बाद करा जाएगा। जिस तरीके से ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाया था, कई कारण ऐसे रहे कि जिस तरीके से हरिद्वार को छोड़ करके टोटल जो यहाँ पे जो पद थे वो 55,587 पदों पर चुनाव होने थे, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों ने अधिकतर जो पंचायतें हैं उन पर जो दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी वजह से यही कारण रहा कि अब दोबारा चुनाव कराने पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि अलग अलग ग्राम पंचायतों में अलग अलग उसमें जिलों में जो रह गई थी उनका जो है जो आंकड़े है इस तरीके से देहरादून का जो था 117 है और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 819 पंचायतें हैं और ग्राम पंचायत है। वहीं उत्तरकाशी की बात करें तो वो 333, अल्मोड़ा की करें तो 925, पिथौरागढ़ की करें तो 378 पंचायतें हैं। ऐसे सभी जिलों में अलग अलग आंकड़े हैं, जिनकी वजह से अभी जो ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हुआ था। और कई कारण ऐसे रहे कि जिस वजह से पहले भी बता चुके कि
गठन नहीं होने के कारण इन ग्राम पंचायतों में गठन होना है। जो पहले 15 अक्टूबर की एक तिथि आई थी, लेकिन उसमें भी किसी कारणों से इसको चुनाव नहीं हो पाए, तो अब दोबारा दिवाली के बाद कहीं ये चुनाव होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शिव, अब ये जानना चाहूँगी प्रशासनिक तौर पर और बाकी इन उम्मीदवारों की तरफ से या फिर बाकी की जो टीम्स हैं उनकी तरफ से किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि टीमों का गठन करना पहले आवश्यक है। जब टीमों का गठन हो जाएगा आगे की क्या कुछ प्रक्रियाएं रहने वाली हैं? देखिए, जिस तरीके से जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाए, उसको लेकर सुरक्षा से लेके और जितने भी संबंधित विभाग होते हैं उन सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि जिन पर चुनाव होंगे उनको लेकर के सारी तैयारी कर ले अपनी। और जो तिथि जो आएंगी निकल करके, वैसे चुनाव के दिवाली के बाद की बात कही है, लेकिन अभी कोई तिथि ऐसी आई नहीं है। लेकिन जो दिवाली के बाद जब तिथि आ जाएगी उसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन, जितने भी जहाँ जहाँ पर चुनाव होने हैं वहाँ पे जिला प्रशासन की जिम्मेदारी, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी देगा कि जहाँ पे भी ड्यूटी लगेगी और जहाँ पे किसी तरह की भी कोई भी समस्या न होनी चाहिए, शांतिपूर्ण चुनाव होने चाहिए। जी ठीक है शिव, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फायदा धरातल पर लोगों को मिलेगा, ग्राम स्तर पर और राज्य स्तर पर, और जाहिर सी बात है सेंट्रल लेवल पर भी। जी जी जिस तरीके से ट्रिपल सरकार की बात हो रही है, तो उस पहले से ही ये जो यहीं पे विपक्ष भी अपनी ताल ठोकता नजर आता है कि हम भी आगे निकल रहे हैं, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे काम आसानी से हो जाएं। ग्राम पंचायतें जो छोटी सरकारें होती हैं उनके काम कहीं रुके ना। जी ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शिव, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा की। तो ये बात की जा रही है उत्तराखंड में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी तक टीमों का गठन नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि दिवाली से पहले पहले ये टीमों का गठन हो जाए, ताकि दिवाली के बाद जब डेट्स अनाउंस की जाएंगी, तिथियां तय हो जाएंगी, उसके बाद बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के बिल्कुल स्मूथली ये ग्राम पंचायत के चुनाव जो हैं वो संपन्न करवाए जाएंगे। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने का हार्दिक उनको शुभकामनाएं पेश की और बधाई भी दी। मुख्यमंत्री धामी ने उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड की विकास योजनाओं और राज्य की प्रगति से भी अवगत कराया। दोनों के बीच देश और प्रदेश के समग्र विकास को लेकर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य को अग्रणी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने भी उत्तराखंड के प्रयासों की सराहना की है। वहीं उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है और इस विधेयक के लागू होने के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देश में अल्पसंख्यक कोई एक विशेष धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए समान शैक्षणिक और नागरिक व्यवस्थाएं हो, उसी की दृष्टिकोण से ही विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। इस विधेयक को उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के अंदर समानता के भाव को भरेगा और इस विधेयक का नाम सभी अल्पसंख्यक समुदाय को जो लोग हैं वो ले सकेंगे। देखिए, मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था, आज विधिवत रूप से कानून बन गया है। देश में अल्पसंख्यक कोई एक धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए समान व्यवस्थाएं हों, समान शैक्षिक व्यवस्थाएं हों, समान नागरिक व्यवस्थाएं हों, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यकों में समानता के भाव को आकर्षित करेगा और केवल एक समुदाय विशेष को उसका लाभ मिले और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय कहने को लोग छूट जाएं, तो समानता देने का काम ये विधेयक कर रहा है। मैं प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ।
उत्तराखंड में राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब प्रदेश में सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और इस फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा पद्धति को नष्ट कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने पलटवार करते हुए कहा कि ये विधेयक शिक्षा व्यवस्था को एक समान करने और मदरसों के छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में अहम कदम है। जो हमारी शिक्षा पद्धति है मदरसों में, ये ज़रूर है कि वो उन्हीं चीज़ों में मॉडिफिकेशंस, रिफॉर्म्स, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन उस सिस्टम को पूरा का पूरा जो डिस्ट्रॉय कर रही है बीजेपी की सरकार, वो एक तरह से उसकी ज़रूरत नहीं है। वो और हमारा जो उनका शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का तंत्र है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सरकार क्या करेगी? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें करेगी। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती। सरकार को जितना लगता है कि इससे हिंदू मुस्लिम उनका एक पैमाना बना रखा उन्होंने, कितना हो जाएगा, उस लेवल पे बात करते हैं, उसी लेवल पे काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको कभी इस तरह की चीज़ों को जो कम्युनल करती है, चीज़ों को उसको एक्सेप्ट नहीं। ये कांग्रेस पार्टी तो मैकाले की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी गुलामियत की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक विधान एक संविधान के तहत इस देश के अंदर सबको, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होने चाहिए। इसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर हमने जो है कानून लेके आए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों के शिक्षा के क्षेत्र में है, उसको भी एक समान शिक्षा मिल सके, वो भी जो है उनके बच्चे भी मुख्य धारा में जो है शामिल हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत बेहतर कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जो है मुख्य धारा में जुड़े। कांग्रेस क्या नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे देश की मुख्य धारा में अपनी सहभागिता करें? कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की बातें करने से फायदा दिखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बार मुंह की खाती है, इस बार भी मुंह की खाएगी। अल्पसंख्यक समाज ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को, अल्पसंख्यक समाज ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, आपने देखा होगा विगत वर्षों में हमको समर्थन दिया है, हमको सहयोग दिया है, कांग्रेस पार्टी से पचा नहीं पा रही है। किसी न किसी कारण, किसी न किसी बात पर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की तुष्टीकरण राजनीति करने से बाज आना चाहिए। सबको एक समान शिक्षा मिले, सबको एक साथ बैठकर शिक्षा मिले, सब एक सिमिलरिटी के साथ शिक्षा ले सके, सब एक साथ भाई भाई की तरह रह सके, इस पर हमारा फोकस है। कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं होना देना चाहती, इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मैकाले और गुलामी वाली शिक्षा पद्धति। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद उत्तराखंड में बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप पर धामी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश भर में औषधि विभाग की टीमों ने औचक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। देहरादून क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोरों और शिशु रोग अस्पतालों से पीडियाट्रिक कफ सिरप के नमूने जब्त किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेशवासियों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित औषधियां उपलब्ध करवाना है। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेशवासियों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औषधि विक्रेताओं और अस्पतालों में नियमित निरीक्षण और सैंपलिंग प्रक्रिया को और तेज कर दिया जाए। हरिद्वार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बढ़ते अपराध दर को देखते हुए 36 उप निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया। कई चौकी प्रभारियों और एसएसआई के कार्य क्षेत्र बदल दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खानपुर थाना गोवर्धनपुर चौकी की जिम्मेदारी नवीन नेगी को सौंपी गई, जबकि महिपाल सैनी को लंढौरा चौकी का चार्ज मिला है। एसएसपी ने स्पष्ट
संदेश दिया कि पुलिस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और कानून व्यवस्था को चुस्त और प्रभावी बनाए रखना प्राथमिकता है। नए आदेश से पुलिस व्यवस्था में हलचल सी बनी हुई है। वहीं त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर एफडीए की टीमें प्रदेश भर में छापेमारी अभियान चला रही हैं। ऋषिकेश और भगवानपुर में नकली डेयरी उत्पादों की बड़ी खेप पकड़ी गई। विभाग ने मौके पर ही उत्पाद जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सीएम धामी ने स्पष्ट कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी। उपभोक्ता की सेहत सर्वोपरि है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यक जांचें। उत्तराखंड हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले 14 सहायक अध्यापकों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनकी बीएड डिग्री को राज्य सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया है। रुद्रप्रयाग जिले में इन शिक्षकों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए थे, जिनको की याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दी है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाओं को अब इन याचिकाओं को जो है वो निस्तारित करते हुए शिक्षकों को आरोप पत्र का जवाब देने और राज्य सरकार को निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी डिग्री पहले कई बार सत्यापित की जा चुकी है। जनपद उत्तरकाशी में 2 विकास खंडों में कार्यरत 14 सहायक अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के बाद या सेवानिवृत्ति के आसपास आरोप पत्र दे दिया गया था, ये कहते हुए कि आपने जो बीएड की डिग्री ली है और राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से ली है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची में नहीं आता है। हमने इस आरोप पत्र को चुनौती दी थी जनवरी के महीने में। माननीय न्यायालय की एकल पीठ ने उस समय इस पर स्थगन आदेश पारित कर दिया था। ये कहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद या इतनी लंबी सेवा के बाद आप किसी को आरोप पत्र नहीं दे सकते। मंगलवार सुबह नैनीताल के पूर्वी पोखरखाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र के एक मकान के बाथरूम में घुस गया। मकान के किराएदार सुरेश कुमार ने कुत्तों के भौंकने पर जब बाथरूम में झांका तो अंदर तेंदुआ बैठा था। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत दरवाजा बंद किया और पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया, जहां पर रेंजर मोहन राम आर्य ने बताया कि पिछले 1.5 महीने में ये चौथा तेंदुआ है जिसे कि शहर क्षेत्र से सुरक्षित बचाया गया। विभाग की टीमें गश्त जारी रखे हुए हैं और आप सुनिए जरा स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर। तो सुबह 5 बजे की बात है, तो कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे और रोने की जैसी आवाज़ आ रही थी। दोबारा मैं बाहर आया और मैंने बाहर बाथरूम का दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई तो देखा एक कुत्ता पूरी तरीके से बाथरूम के अंदर जख्मी पड़ा हुआ था, खून से लथपथ हो रखा था। तो मैं जैसे ही उस दरवाज़ा खोला देखा सामने क्या कहते हैं गुलदार का मुझे उसकी पूंछ दिखी नीचे एकदम लटकी हुई। तो जैसे मेरी नज़र पड़ी और मैं तुरंत ही क्या कहते हैं कुत्ते को बाहर निकाल के और दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद क्या कहते हैं वन विभाग को और पुलिस 112 में मैंने कॉल किया और वन विभाग को सूचित किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। और क्या कहते हैं 7 बजे तक तकरीबन उन्होंने पूरा रेस्क्यू टीम आके पूरा वो करके उसको मतलब पिंजरे के अंदर वो कर दिया। बाकी इलाके में पूरा दहशत फैला हुआ है। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर ने उत्तराखंड यूपीएल ट्रॉफी जीतने वाले युवा ऑलराउंडर और स्पिन गेंदबाज हरजीत सिंह को सम्मानित किया है। उन्होंने हरजीत को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा खेल जगत में नई पहचान बना रही है। और इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला के अध्यक्ष सरदार तजिंदर सिंह ताज ने भी हरजीत सिंह को शुभकामनाएं दी। शेरगढ़ माजरी निवासी हरजीत सिंह ने हरिद्वार टीम की ओर से खेलते हुए फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर
टीम को विजय दिलाई और ट्रॉफी अपने नाम की। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने मंगलवार को राजीव नगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर परिसर में सौंदर्यकरण कार्य का लोकार्पण किया। लगभग 3 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए इस कार्य के उद्घाटन के दौरान विधायक ने कहा कि मंदिरों को सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि के आदर्श समाज निर्माण की दिशा में प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में नगरपालिका सभासद अमित कुमार ने विधायक का आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर डोईवाला में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सुंदर झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भगवान वाल्मीकि जयंती पर मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सबके आराध्य भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर के ये सौंदर्यकरण का आज इस शुभ दिन पर, उनकी जयंती पर यहाँ पर केशवपुरी में यहाँ पर जो हमारी केशवपुरी बस्ती है, यहाँ पर इस मंदिर के सौंदर्यकरण का आज यहाँ पर इसका लोकार्पण हो रहा है। और इस अवसर पर मेरे यहाँ पर हमारे नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय भाई नयन सिंह नेगी जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सभासद भाई अमित जी और मेरे संगठन के यहाँ पर भाई जिले के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी जी और हमारे वाल्मीकि समाज के जो हमारी यहाँ की समिति है उसके सभी पदाधिकारी को मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।